अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है तुम्हें मैं किस तरह देखूँ। मुसन्निफ़ा हैं अलमास अब्दुल गफ़ूर। किस्त नंबर 4। दौराने सफ़र दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। घर आते ही सबसे पहले अरबिश ने किचन का रुख किया। अपने और हाशिर के लिए चाय बनाई, नाश्ता किया, फिर किचन साफ़ करने लगी। हाशिर काफ़ी देर उससे बात करने, माफ़ी मांगने के इंतज़ार में बैठा रहा, मगर जब वो फारिग नज़र ना आई तो वह अपने कमरे में चला गया। पूरे 1 घंटे बाद वह अपना बैग लेकर कमरे में दाखिल हुई। हाशिर बेड पर नीम दराज अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। अरबिश ने एक नज़र उसे देखा और बैग बेड पर डालकर उसमें से कपड़े निकालने लगी। अरबिश, नाराज़ हो मुझसे? अरबिश ने बिना नज़र उठाए हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं। फिर वह अपने कपड़ों को अलमारी में रखने के लिए मुड़ी ही थी कि हाशिर ने उसकी कलाई को मजबूत हाथ में थामा और खींचकर उसे अपने सामने बेड पर बिठा दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए और धीमी आवाज़ में कानों में रस घोलती आवाज़ में गोया हुआ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उस वक्त तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता यार। मैं तुम्हारे हाथ उसके हाथों में देखकर दिल बर्दाश्ता हो गया था, और ऊपर से उसके कहे गए अल्फाज। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम्हें गुस्सा ना आता? और तुम्हें मुझ पे इतना भी यकीन, इतना भी भरोसा नहीं था कि तुम खुद मुझे हर बात बता सको? क्यों इतनी बुज़दिली, इतना डर, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं था? मैंने तुमसे कहा कि चली जाओ और तुम फ़ौरन चली भी गई, मुझे यूं छोड़कर। मेरा गुस्सा ठंडा होने तक का तो इंतज़ार करती। कसम ले लो अरबिश, अगर तुम उस वक्त भी अपने मुंह से मुझे हर बात बता देती तो मैं यकीन कर लेता तुम्हारी बात पर। लेकिन शायद तुम अब किसी पे एतबार करना ही नहीं चाहती। तुम्हारी नज़र में शायद मैं भी तुम्हारे मामू और उनके बेटे जैसा आदमी हूँ, है ना? अरबिश उसकी बात पर तड़प कर बोली, अल्लाह ना करे जो आप कभी उन लोगों जैसे हुए। अल्लाह की ज़ात के बाद एक आप ही तो हैं जिस पर मुझे एतबार है। तो फिर अपनी परेशानी को मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? शोहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारी हर परेशानी, हर एक बात से बाखबर रहने का मुझे हक है। मैं बस डर गई थी कि कहीं आपके दिल में मेरे लिए फ़र्क ना आ जाए। अरबिश, क्या तुम्हें लगता है कि तुम गलत थीं? हाशिर ने संजीदगी से उससे पूछा। अरबिश ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर डर किस बात का यार? जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो तुम क्यों डर गईं? लोग तो बड़े से बड़ा गुनाह करके भी किसी इंसान से तो क्या अपने रब से भी नहीं डरते। किसी बंदे की जान लेते वक्त भी उनके हाथ नहीं कांपते। तो फिर तुम तो बेगुनाह थीं, फिर भी डर गईं आम इंसानों से, जिनके गिरेबान खुद गुनाह आलूद हैं। अगर यूं ही बुरे लोगों से डरती रहोगी तो तुम उनकी बहादुरी और बुराई में और इजाफा करोगी, कि जैसे कहानियों में होता है कि जितना बदरूहों से डरते हैं उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डरपोक लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन आखिर में कौन उन बदरूहों का खात्मा करता है? जो उनसे नहीं डरता बल्कि उनका मुकाबला करता है। किसी से डरकर अपने कमरे में बंद हो जाओगी तो फ़र्क उसे नहीं तुम्हें पड़ेगा। ज़िंदगी तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, उसकी नहीं। सच के लिए डटकर लड़ोगी तो झूठ खुद ब खुद भाग निकलेगा। और अगर हम वाकई में अल्लाह, उसके रसूलों, उसके फरिश्तों और आखिरत पर ईमान रखने का दावा करते हैं तो हम बुरे काम करने से डरेंगे, बुरे लोगों से नहीं। अरबिश नज़रें झुकाए खामोशी से उसे सुन रही थी। तुम्हें पता है हसान के साथ क्या हुआ? अरबिश के नफ़ी में सर हिलाने पर हाशिर ने उसे सारी बात बता दी। पूरी बात सब्र के साथ सुनकर उसने एक गहरी सांस ली। किसी ने सही कहा है, दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में इंसान एक दिन खुद ही मुंह के बल गिरता है। लेकिन मुझे उसकी हालत पर खुशी नहीं बल्कि अफसोस है, बहुत अफसोस। अल्लाह से दुआ है कि लोग दूसरों का बुरा चाहने से पहले ही अपने अंजाम से बाखबर हो जाएं और लोगों की ज़िंदगियों में जहर ना घोलें। अरबिश आमीन कहकर खामोश हुई तो हाशिर ने गौर से उसकी आंखों में देख कर कहा, क्या तुम्हें किसी से शिकवा नहीं है? मुझसे भी नहीं कि मैं तो तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने का बाइस बना। अरबिश इंतहाई ज़ब्त से बोली, मुझे किसी से भी कोई शिकवा नहीं है। जो गुज़र गया उस सब से मुझे अब कोई मतलब नहीं। अच्छा, मगर मुझे तो अब भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नज़र आ रही है। क्या इस उदासी को भी खींच निकालने का कोई हल है? हाशिर का चेहरा इतना संजीदा था कि अरबिश फ़ौरन उसके पास से उठ गई और नॉर्मल से अंदाज में कहने लगी, उदासी हुई है इस घर का हाल देखकर। मेरे बगैर क्या हशर कर दिया घर का। हर चीज़ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मगर सबसे पहले ये कप। उसके अल्फाज बीच में ही खो गए थे।
हाशिर ने उसे ज़ोर से अपने बाहों में भींच लिया और वो जो अपने अंदर से अलाव छुपाए किसी मेहरबान कंधे की तलाश में थी, एकदम फूट फूट कर रो दी। अरविश के दिल का सारा गुबार हाशिर की शर्ट में जज़ब होने लगा। जब हिचकियों से उसका वजूद हिलने लगा तो हाशिर के बाजुओं का घेरा मजीद उस पर तंग हो गया। उसे अपनी गलती का बाखूबी अंदाज़ा था कि उसने अपनी घर की इज्जत पर शक किया, मगर खुशी भी थी कि तमाम शकूक पर मोहब्बत का पलड़ा भारी रहा और सारे शक दम तोड़ गए। उसने दिल में ही अपने आप से वादा किया कि जब तक उसके जिस्म में जान रहेगी वह हर इंसानी खाल में छुपे भेड़िए से अपने ख़ानदान को बचाए रखेगा, उनकी हिफाजत करेगा। सिनेमा हॉल की पहली सफ़ की 2 नशिस्तें behzad और रुखसार की थीं। रुखसार behzad के आगे आगे चल रही थी। जगह तक पहुंचते ही रुखसार अपनी बाएं हाथ वाली नशिस्त पर बैठने ही लगी थी कि behzad ने अपना एक हाथ उसके कंधे और दूसरा हाथ उसके बाजू पर रखा तो वह बुरी तरह चौंक कर behzad की शक्ल देखने लगी, जो उसे नहीं बल्कि अपनी सीट को देखते हुए सरगोशी में बोला, तुम मेरी जगह पर बैठो। ये कहकर रुखसार के कुछ कहने से पहले ही behzad ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला तो वह बिना कोई सवाल किए खामोशी से बैठ गई। वो भी अपनी जगह बैठ गया। behzad के बराबर में कोई लड़का बैठा था। रुखसार ने उस लड़के को देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराई। ओह, तो इसलिए मुझे अपनी जगह पर बिठा दिया, अब मैं इसे क्या समझूं? उसने बेइख्तियार अपने बाएं बाजू पर अपना दायां हाथ ऐन उसी जगह पर रखा जहां से behzad ने उसे पकड़ा था। वह अब तक उसके हाथों का लम्स महसूस कर रही थी। फिल्म शुरू हुई तो उसने तमाम सोचों को झटका और सामने देखने लगी। फिल्म उसकी सोच से ज़्यादा डरावनी थी। शुरू होते ही चुड़ैल साहिबा ने अपना जलवा दिखाकर हाल में बैठे आधे लोगों को ढेर कर दिया था। एक मोहतरमा तो बाकायदा हलक के बल चीखें मार मार कर मिस चुड़ैल के साथ मुकाबला करने में मसरूफ़ हो गई थी। रुखसार भी अपने दुपट्टे के पल्लू को मुट्ठी में भींचे चौकन्नी बैठी थी। चुड़ैल के अचानक सामने आने से उसने फ़ौरन अपनी आंखों पर दुपट्टा रख लिया। हाल से दबी दबी चीखों की आवाज़ें आईं, जिनमें एक आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी, behzad की हल्की सी हंसी की आवाज़, जो पलक झपकते में ही मुस्कुराहट में बदल गई। रुखसार ने उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखा। वो सामने स्क्रीन की तरफ मतवज्जा था। उसने ब्लू जीन्स पे पूरी आस्तीन वाली ग्रे रंग की शर्ट पहन रखी थी। सीने पर बाजू लपेटे, पैर कैंची सूरत फर्श पर जमाए वो फैल कर बैठा बेनियाजी से च्युइंगम चबा रहा था और वक्फे वक्फे से अपने सफ़ेद जूतों को एक दूसरे से टकरा भी रहा था। रुखसार के दिल में अचानक अजीब मासूम सी ख्वाहिश पैदा हुई। उसका एकदम से जी चाहा कि वो उसके मजबूत बाजू पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर अपना सर टिका ले, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने इन जज्बात की सख्ती से नफ़ी की। रुखसार, तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। तुम हॉरर मूवी देखने आई हो, रोमांटिक मूवी नहीं, जो ऐसी फजूल किस्म की सोचें अपने दिमाग में ला रही हो। ख्वामखा अपनी बेइज्जती करवाओगी। सोचते सोचते उसकी नज़र फिसल कर अपने और behzad के पैरों पर गई। रुखसार ने भी खूबसूरत सी चप्पल पहन रखी थी। दिल एक बार फिर मिनमिनाया, हाय, इनके और मेरे पैर साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ नहीं तो चुपके से एक तस्वीर तो ले ही सकती हूँ, कौन सा उन्हें पता लगेगा। ये सोचकर चोर हाथों से उसने अपने बैग में से फ़ोन निकाल कर कैमरा खोला और पहले ये इत्मीनान करने के लिए कि behzad उसे नहीं देख रहा, उसने एक नज़र उसे देखा और रुखसार का दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। वो दुश्मन जहाँ उसी को देख रहा था। रुखसार की उड़ती रंगत देखकर उसने भवें सुकेड़ी। कोई मसला है? रुखसार ने उसकी शक्ल देखते हुए अंगूठे की मदद से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया, फिर हल्के से नफ़ी में गर्दन हिलाकर फिल्म की तरफ मतवज्जा हो गई। अपनी हरकतों पर अपना ही सर पीटने का मन किया। behzad ने कंधे उचकाए और वापस से चुड़ैल की हसीन जुल्फ़ों और मोती की तरह चमकती आंखों में खो गया। उस सब के बाद रुखसार की आधी फिल्म होंठ कुचलते और उंगलियां चटखाते हुए गुजरी। पहली बार कोई हॉरर मूवी देखने में सिनेमा आया हूँ और मुझे ये डरावनी कम मज़ाहिया फिल्म ज़्यादा लगी। एक तो मुझे भूतों की ये बात समझ नहीं आती कि वो अचानक से सामने आकर क्यों डराते हैं। अरे तुम भूत हो, ज़रा प्यार से भी सामने आओगे तब भी लोग तुमसे डर ही जाएंगे। और दूसरी बात यह कि बेचारी चुड़ैलों के पास सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े ही क्यों होते हैं। सिनेमा से वापस घर जाते हुए behzad गाड़ी चलाते हुए हंस हंस कर हॉरर मूवी में कीड़े निकाल रहा था और रुखसार खामोश बैठी संजीदगी से उसे सुन रही थी। और वह पीछे बैठी आंटी मेरे कान में इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि ऐन मुमकिन था चुड़ैल उन्हें मुखातिब करके बोलती कि लो बहन, तुम ही मेरी जगह डरा लो, और तुम भी इतनी खौफज़दा नज़र आ रही थी। रुखसार ने लफ्ज़ तुम पर उसकी तरफ देखा। हाँ, तो फिल्म डरावनी ही इतनी थी, डर क्यों करना लगता। यार, असल में थोड़ी होते हैं ये भूत शूत, लेकिन जिन तो होते हैं ना। जब जिन किसी पे आशिक हो जाता है या किसी से दुश्मनी करता है
तो इंसान का हाल भी इतना ही खतरनाक हो जाता है। मैंने देखी हैं वो वीडियोस जिसमें बाबा इंसान में से जिन निकाल रहे होते हैं और कुछ जाली बाबे तो शयातीन से मदद लेते हैं, जिसके बदले में शयातीन उनसे गलत काम कराते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, रुखसार ने झरझरी सी ली। बहजाद को उसकी शक्ल और बातों ने खूब मज़ा दिया तो वो गाड़ी सुनसान सड़क पर डालकर मज़ीद उससे जिन्नात की बातें करने लगा। मतलब कि जिन कैसे किसी इंसान पर आशिक हो सकते हैं या उन पे हावी हो सकते हैं। हो जाते हैं जब कोई अल्लाह के अज़कार से दूर रहता है, कहीं नापाक जगहों पर जाए तब भी अल्लाह की पनाह तलब नहीं करता। खबीस जिन्नों शयातीन से अपने जहन को फहाश और गलत सोचों का अड्डा बना लेता है या खुद नापाक रहता है। और अगर कोई लड़की बाल खोलकर खुशबू लगाकर गलत वक्त में किसी बरगद वगैरह के पेड़ के नीचे जाती या गुजरती है तो जिन उससे चिमट जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे पता? कहानियों में पढ़ा है, लोगों से, मौलवियों से सुना है और मेरी नानी दादी भी बताती रहती थी मुझे। एक बार मेरी नानी ने बताया था कि उनकी छोटी बहन पर कोई जिन हावी हो गया था। पता है उनकी कैसी हालत हो गई थी? वो कोयले चबा लेती थी, दूसरी ज़ुबानें बोल और लिख लेती थी और एक बार तो उनकी ज़ुबान बाहर आ गई थी, इतनी सारी। रुखसार के लहजे में बला की संजीदगी थी। बहजाद ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। ये नानियाँ दादियाँ तो बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं और कुछ तो उनकी अपनी बनाई कहानियाँ होती हैं। रुखसार ने उसको टोका, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर सच में ऐसा हो गया ना आपके साथ तो फिर लग पता जाना है। बहजाद मसनूई संजीदगी से बोला, तुम तो अब मुझे डराने लगी हो। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लें, कुछ नहीं होता। वो वाकई में डरी हुई थी। क्या तुमने कभी देखा है जिन? पता नहीं, एक बार शायद ऐसा महसूस हुआ था, मैं यकीन से नहीं कह सकती। जिन्नों शयातीन को देखने का दावा तो कोई आम बशर नहीं कर सकता। खैर, हम शादी से वापस आ रहे थे तब एक सफ़ेद बिल्ली को देखा था जिसकी आंखें अचानक से लाल होती महसूस हुई थी। और रुखसार की बात अभी मुकम्मल हुई ही नहीं थी कि बहजाद ने ज़ोरदार ब्रेक लगाया और इंतहाई डरे हुए लहजे में तेज़ी से बोला, देखो गाड़ी के आगे से कौन भागा। रुखसार के तो हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। एक चीख उसके हलक से निकली और बेइख्तियार अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए और बहजाद के बुलंद कहे गाड़ी में गूंजे, यार कितनी डरपोक हो तुम, तौबा। रुखसार ने चेहरे से हाथ हटाकर ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल को एतदाल पर लाने की कोशिश की। फिर एकदम उसके गालों पर गुस्से की सुर्खी नमूदार हुई। उसने सख्त सुस्त सुनाने के लिए खा जाने वाली नज़रों से बहजाद को देखा, मगर उसकी नज़र बहजाद के सफ़ेद नोकीले दांतों पर ठहर गई जो उसके हंसने की वजह से दिख रहे थे और रुखसार की दुनिया वहीं थम कर रह गई। तुम मुझे इतना घूर क्यों रही हो? बहजाद की आवाज़ पर वो चौंकी। लम्हा भर को खामोश रहकर फिर मासूमियत से बोली, मैं घूर तो नहीं रही। अच्छा, तो फिर आंखों से इस तरह देखने का मतलब क्या होता है? देखना होता है, घूरना नहीं। बहजाद ने हाथ से मक्खी उड़ाई। एक ही बात है। एक बात नहीं है, घूरते लड़के हैं, लड़कियां सिर्फ देखती हैं। रुखसार ने बड़ी महारत से बात घुमाई। और ये बात किस महान हस्ती ने कही है? रुखसार ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा मगर दिल में सोचा, बदतमीज़ ऐसे ही बोल दिया कि क्यों घूर रही हो? मैं क्या कोई आवारा लड़की हूँ जो घूरूंगी? अब इतने भी कोई हैंडसम नहीं है आप। हाँ, वैसे तुम मुझे कुछ उलझी उलझी सी महसूस हो रही थी। अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना या कहना है तो बिला झिझक कहो, मैं सुन रहा हूँ। बहजाद ने उंगलियों से स्टीयरिंग बजाते हुए दोस्ताना से अंदाज में कहा। क्या पूछूं, क्या कहूँ? खुद को नहीं दिखता क्या? सांप की तरह मेरे दिल पे कुंडली मारे बैठे हो और मासूमियत से पूछते हो, कुछ कहना चाहती हो क्या? दिल चाहता है गला दबा दो इस मासूमियत पर। और ये अपनी सहरज़दा आंखों को ज़रा काबू में करो वरना नोच लूँगी। मिस्टर बहजाद, मुझे पागल तो आप कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर दोबारा मुझे छोड़ने की बात की तो आपको अपने साथ खींचकर पागल खाने ले जाऊंगी। रुखसार के जहन में घूमते जुमले बहुत ख़तरनाक थे जो वह ज़ुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए बस इतना ही कह सकी, नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहना, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कहकर वो साइड विंडो से बाहर देखने लगी। ना कहो, मैं कौन सा तुम्हें सुनने को मरा जा रहा हूँ, बहजाद बड़बड़ाया। ट्रैक खोला। रुखसार भी बड़बड़ाई। गाड़ी में कुछ पल खामोशी छाई रही जिसे बहजाद ने ही तोड़ा। अपने कमरे में जाओ तो आईने में ज़्यादा देर खड़ी मत रहना और लाइट बंद करने से पहले चारों तरफ का जायज़ा ले लेना, कहीं किसी दीवार पे कोई चुड़ैल ना चिपकी हो, और बालों को खोलकर मत सोना वरना चुप कर जाएं। क्यों डरा रहे हैं मुझे? रुखसार झंझलाई। अरे ज़रूरी हदायत दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहजाद उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया और म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ कर दी, जबकि रुखसार ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए।
रुखसार वाकई में ना ज़्यादा देर आईने के सामने खड़ी हुई और ना अपने बाल खोले और लाइट भी बंद किए बगैर ही अपने बेड पर आ गई। ऐसा नहीं कि कह देते मेरे कमरे में पड़े सोफे पर ही सो जाओ आज रात, बल्कि और डरा दिया। खैर अब इतनी भी डरपोक नहीं जो किसी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं। उसने हूँ करके कंबल में मुंह डाला और जो ही आंखें बंद की, चुड़ैल का सरापा सामने आ गया। जल्दी से आंखें खोली। उफ, अब नहीं जाऊंगी उस शख्स के साथ भूत वाली फिल्म देखने। जानकर मुझे हॉरर मूवी दिखाई है सिर्फ टॉर्चर देने के लिए, लेकिन मैं नहीं डरती किसी चुड़ैल से। वो गर्दन अकड़ाकर उठी और लाइट बंद की, मगर अगले ही पल हड़बड़ाकर वापस खोल दी और दिल को फौरन एक ख्याल से बहलाया। लाइट ऑन करके सोना चाहिए, इससे बंदा महफूज रहता है। बहजाद कुछ सोचकर अपने कमरे से निकला और रुखसार के कमरे के बंद दरवाजे की दहलीज से निकलती रोशनी देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराकर जेरे लब बड़बड़ाया, डरपोक लड़की। नूर के एग्जाम करीब आ रहे थे जिनकी वजह से वो देर रात तक जागकर पढ़ती थी। इस वक्त भी वो पढ़ रही थी जब उसे हल्की फुल्की सी भूख का एहसास हुआ। उसके यूनी बैग में बिस्किट का पैकेट था। उसने वो निकाला और एक ठंडी सांस भरकर पैकेट को घूरा। सूखा सूखा तो हलक से उतरेगा नहीं, कॉफ़ी ही बना लाती हूँ। वो अपने कमरे से निकली। घर की तकरीबन सारी लाइटें बंद थी, मतलब सब अपने कमरे में जा चुके थे। उसने किचन में आकर लाइट ऑन की, फ्रिज से दूध का डब्बा निकालकर पैन में उंडेला, चूल्हे पर चढ़ाकर एक कप में कॉफ़ी, चीनी और थोड़ा सा पानी मिक्स करने लगी। वो कॉफ़ी फेंटने में मसरूफ़ थी कि अचानक सलमान की आवाज़ पर चौंकी, जो न जाने कब से किचन के दरवाजे पर खड़ा था। ओहो, कॉफ़ी बनाई जा रही है, एक कप मुझे भी मिल सकती है। नूर के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। उससे फजूल में फ्री होने वाले लड़के जहर की तरह लगते थे, या शायद वो खुद को एक ही शख्स तक पाबंद कर चुकी थी और उसके अलावा कोई और दिल को भाता ही नहीं था। दिल पर जबर करके वो उसके लिए भी कॉफ़ी बनाने लगी। तकलीफ़ उसे सलमान के लिए कॉफ़ी बनाने पर नहीं, बल्कि उसके दरवाजे पर जम के खड़े हो जाने पर थी। वो उसकी घूरती आंखों को अपने पुश्त पर महसूस कर सकती थी। नूर ने अपने सर पे दुपट्टा ले लिया कि शायद सलमान शर्मिंदा होकर ही वहाँ से चला जाए, मगर वो भी ढीठ हड्डी था, टस से मस ना हुआ। वैसे तुम बड़ी चुप चुप रिजर्व सी रहने वाली लड़की हो, लड़कों से दोस्ती करने में बड़ी देर लगाती होंगी, और तुम्हारा दोस्त बनने वाला भी खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता होगा, मगर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि आपसे दोस्ती का शर्फ हासिल हो। सलमान को आज इतने महीनों बाद अकेले में नूर से बात करने का मौका मिल ही गया था। नूर के कॉफ़ी बनाते हाथ एकदम थमे और वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली, मुझे लड़कों से दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं। बिल्कुल ठीक, गैर लड़कों से तो दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा कज़न हूँ और इतने महीनों से हमारे घर में हो, थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेनी चाहिए। कुछ अपनी कहो, कुछ हमारी सुनो, ऐसे ही गुजर जाएगी ये हसीन ज़िंदगी। उसका अंदाज नूर की नज़र में गली के नुक्कड़ पर खड़े एक आवारा लड़के जैसा था, जबकि सलमान अपने आप को बड़ा ही कोई डिसेंट सा बंदा बताने की कोशिश कर रहा था और ये समझ रहा था कि उसकी ये बातें नूर के दिल में उतर रही हैं। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे लड़कों से दोस्तियाँ बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। कज़न हो या ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नूर का बस चलता तो वो उसके सर पर प्लेट खींचकर मार देती। सलमान शरीर सा हंसा, मतलब कि तुम लड़कों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, इसीलिए शादी से भी मुकर गई, ऐसा ही है। अब वो कुछ ज़्यादा ही बकवास कर गया था। नूर ने सलमान की कॉफ़ी आधी अधूरी छोड़ी और अपने कॉफ़ी के कप को मजबूती से हाथ में पकड़कर पलटी और हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी की कोशिश करें। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ और किस में नहीं, इससे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी नहीं बल्कि अपनी इज्जत का ख्याल है तो दोबारा मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। वो कहकर उसके साथ से गुजरी ही थी कि सलमान ने उसका हाथ थाम लिया। अरे आप तो नाराज़ ही हो गई, मैं तो। हाथ छोड़े मेरा अभी इसी वक्त। नूर का लहजा इतना पुरतपश था कि सलमान ने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया। अच्छा, मेरी कॉफ़ी तो पूरी बना दो। वो उधर रखा है सब कुछ, खुद बना लें। उसने किचन काउंटर की तरफ इशारा किया और वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने ही लगी थी कि समीना भाभी पता नहीं कहाँ से उसके सामने आ खड़ी हुई। यानी कि उसका आधी रात को कॉफ़ी बनाना अजाब हो गया था, तो आधी रात को अपने और सलमान के लिए कॉफ़ी बनाई जा रही थी। वैसे ठंडी रातों में कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। बज़ाहिर तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, मगर नूर उनका तंज पा गई थी। वो भी मुस्कुराकर आम से अंदाज में बोली, नहीं, मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, सलमान भाई तो अपने लिए खुद बना रहे हैं। अब मैं जाऊँ, मुझे पढ़ना भी है। हाँ जाओ। समीना भाभी ने उसका रास्ता छोड़ा तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने साइड टेबल पर कॉफ़ी का कप ज़ोर से पटका। अपने आप ही हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ा। तेज़ी से चलते हाथों से पहले उसने हमदान की व्हाट्सएप की तस्वीर और स्टेटस चेक किया, जो ना जाने कितने महीनों से गायब था, या फिर उसने नूर के नंबर गैर महफूज कर रखे थे। चिंचलाकर उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक बार फिर ढूंढने की कोशिश की,
मगर शायद उधर भी वो बुलाक थी। उसने फ़ोन को एक झटके से बेड पर फेंका और गुस्से में बड़बड़ाई, क्या समझते हो मिस्टर हमदान, मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ, या ये कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में। खुशफहमी है तुम्हारी, मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी जैसे तुम मुझे भूल रहे हो, या शायद भूल गए हो। यह वो पुराना लैला मजनू वाला ज़माना नहीं रहा कि इंसान मोहब्बत में पागल हो जाए। और ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी से इनकार किया। मैं सच में आगे पढ़ना चाहती थी, और मैं इतनी मेहनत करूँगी कि सबको अच्छे से पता लग जाएगा कि मुझे आगे पढ़ने का कितना शौक़ है। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं हमदान अब्दुल्ला, जियो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से। अब फातिमा से शादी करो या 4 शादियाँ करो मेरी भला से, और अब तो पक्का मैं इस घर में भी नहीं रहूँगी। उसने हर रात सोचे गए जुमलों को फिर से जहन में दोहराकर दिल हल्का करना चाहा, मगर दिल के बोझ में इजाफा हुए जा रहा था। एक याद भुलाने की कोशिश करती तो 2 यादें मजीद भाग कर आती और जाने वाली याद का रास्ता भी रोक लेती। बेबसी सी बेबसी थी। नूर ने बेदिली से ठंडी हो जाने वाली कॉफ़ी किसी कड़वी दवाई की तरह हलक से उतारी और सूखे बिस्किटों को जहर मार करने लगी। क्या आपकी और हुमायूं अंकल की मोहब्बत की शादी थी? शीरी सुबह से बहजाद हुमायूं के घर में मौजूद थीं और दोनों सास बहुएं दोस्तों की तरह एक दूसरे से गप्पे मारने में मसरूफ़ थीं। अरे कहाँ, हुमायूं मेरे मामू के बेटे हैं और अपनी जवानी में तो भाई वो इतने खूबरू हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन जवानी की तो बात ही अलग होती है। खैर वो ख़ानदान के सबसे हैंडसम और सुलझे हुए शख्स थे। प्यारी प्यारी लड़कियां उन पर फ़िदा थीं, इसीलिए मैं ज़रा उनसे दूर ही रहती थी। पहली बात तो ये कि मेरी भी कोई इज्जत थी। भला एक लड़की होकर मैं किसी लड़के के आगे पीछे घूम कर उसे अपनी अदाएँ क्यों दिखाऊं? मुझे तो ऐसी लड़कियां जहर लगती हैं जो लड़कों से अपनी इज्जत नहीं करवा पाती। और दूसरी बात यह कि पहले ही उनके लिए इतनी खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं, ऐसे में मुझ पे कहाँ नज़र पड़नी थी। दिन यूं ही गुजरते रहे, मैं ग्रेजुएट भी हो गई, रिश्ते आते, कभी किसी से बात भी पक्की हो जाती, मगर फिर किसी वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दोस्त की शादी से घर आई तो छोटा भाई मेरे आगे पीछे घूम कर शादी के गाने गाने लगा। पहले तो मैं समझी कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने अम्मा से उसकी शिकायत की तो अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाकर मेरा माथा चूमा और मिठाई मेरे मुंह में डालकर बोली कि मुबारक हो बेटा, हुमायूं से तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि कौन हुमायूं, और जब उन्होंने बताया कि मामू का बेटा, तो बस मैं तो उधर ही हैरानियों के समंदर में डूब गई कि जिस इंसान का ख्याल मैं जहन में लाने से भी डरती थी, वही मेरी ज़िंदगी का साथी बनने वाला है। मैं हुमायूं का साथ पाकर बहुत खुश थी और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक खुश हूँ। शीरी ने बड़ी हसीन मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा तो रुखसार के मुंह से भी बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला। मेरे शादी के 1 साल बाद खुशखबरी मिली, लेकिन बस खुदा को यही मंजूर था कि कुछ महीनों बाद ही वो खुशखबरी दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ गई, वरना शायद बहजाद के और भी बहन भाई होते। रुखसार के होंठ सुकड़े। शादी के पूरे 10 साल बाद बहजाद आया है इस दुनिया में। माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत और खूबसीरत बेटा मेरा। रुखसार ने अपनी दोनों भवें एक साथ उठाईं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि इसकी आंखें नीली कैसे हैं। फिर हुमायूं ने कहा कि हमारी आंखें हल्की भूरी हैं तो इसलिए शायद बेटे की आंखें नीली हो गईं। इसका मतलब कि इंशाल्लाह तुम लोगों के बच्चों की आंखें तो हरी होंगी। शीरी की बात पर रुखसार की मुस्कुराहट सिमटी। दिल अचानक बीट मिस कर गया। शीरी कह रही थी, लेकिन एक बात का गम रहेगा कि मैं अम्मा के आखिरी लम्हों में उनके पास नहीं थी। जब बहजाद पैदा होने वाला था तो मैं अम्मा से इस बात पे नाराज़ थी कि वो लंदन मेरे पास रुकने नहीं आ रही, और इसी वजह से मैंने फ़ोन पे उनसे बात करना छोड़ दी। मुझे क्या पता था कि अम्मा की तबीयत ख़राब है और वो हस्पताल से मुझसे बात करती थी, और उनके इंतकाल की खबर भी मुझे किसी ने नहीं दी कि कहीं मेरी तबीयत भी ना बिगड़ जाए। बाद में जब मुझे बताया गया तो मैं इतना रोई, मुझे ऐसा बुखार चढ़ा कि बहजाद को भी मैं नहीं बल्कि हुमायूं संभालते थे। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि मैं उनसे नाराज़ थी। उनके आखिरी दिनों में उनसे बात भी ना हुई, उन्हें देखा भी नहीं, ना उनको प्यार कर सकी, ना उनसे प्यार ले सकी। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि हालात जैसे भी हों, ना तो माँ बाप से नाराज़ होना चाहिए, ना उनको नाराज़ करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, और जो बुरा चाहते हैं वो अपने और अपने बच्चे दोनों के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उनके चले जाने के बाद उनकी कदर और भी बढ़ जाती है, और फिर समझ आता है कि माँ बाप की लगाई गई रोक टोक और उनके किए गए फैसले हमारे लिए कितने दुरुस्त थे। शीरी ने अपनी आँख का भीगा कोना साफ किया। रुखसार की आंखों में भी कब पानी आया उसे उसका ज़रा भी अंदाज़ा ना हुआ। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने अम्मी अब्बू का चेहरा घूमने लगा। अचानक दोनों की सोचें गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से टूटी। हुमायूं आ गए होंगे मुझे लेने, चलो अब मैं चलती हूँ। शीरी अपना पर्स थाम कर खड़ी हुई।
आंटी रुक जाए ना, रात का खाना साथ खाएंगे, अंकल को भी घर में बुला लें। अरे नहीं बेटा, सुबह तो तुम लोगों के साथ ही नाश्ता करके मुझे छोड़कर गए थे, और वैसे भी उन्होंने कहा था कि रात का खाना किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। बल्कि तुम चलो हमारे साथ, बहजाद को तो ना जाने कब अकल आएगी। सुबह नाश्ता करके गया और अभी तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। नहीं आंटी, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनने लगी, और बहजाद की कॉल आती रहती है जब वो बाहर होते हैं। शायद वो भी बाहर से ही कुछ खाने को ले आए मेरे लिए, उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। आंटी, रुखसार ने एकदम उन्हें पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा। आपकी मेरी अम्मी से बात होती है? हाँ, कुछ महीने पहले हुई थी। क्या आप अम्मी का नंबर दे सकती हैं मुझे? बिल्कुल दे सकती हूँ, बल्कि गाड़ी में बैठते ही तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। खुश रहो। शीरी ने उसका गाल थपथपाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद उन्होंने रुखसार को नंबर भेजे। रुखसार ने धड़कते दिल के साथ उस नंबर पर कॉल की। वो बेचैनी से लब काटती, इधर उधर चक्कर लगाती, दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार करती रही, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। रुखसार की आंखों में एक बार फिर पानी भर गया। उसने फ़ौरन से मैसेज टाइप किया, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अम्मी मुझसे बात करें। वो पैगाम भेजने ही वाली थी कि उसी वक्त रिदा की कॉल आने लगी। उसने मैसेज भेजने की बजाय कॉल रिसीव की। हेलो, रुखसार की आवाज़ भराई हुई थी। क्या हो गया? मैं अभी जिंदा हूँ, रो क्यों रही हो? खैर छोड़ो, फटाफट घर से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रुखसार उलझी। कहाँ जाना है? यार भुलक्कड़, आज कंसर्ट है, भूल गई, जाना है या नहीं? ओह, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, मैं बस 5 मिनट में तैयार। 1 मिनट में बाहर आओ, समझी? अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। फ़ोन बंद करके वो अपने कमरे की तरफ भागी। फ़ोन बैग में डाला, चप्पलें पाँव में घुसाई, बालों का टेढ़ा मेढ़ा सा जूड़ा बनाकर सर पर स्कार्फ ओढ़ा, घर की गैर ज़रूरी लाइटें बंद की और घर से बाहर निकल आई। खाला और उनके घर के बाकी अफराद लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। नूर भी उन्हीं के साथ बैठी थी, क्योंकि खुशकिस्मती से सलमान घर में मौजूद नहीं था। उसने सामने सोफे पर बैठे सोबान को मुखातिब किया। सोबान भाई, क्या आपने पता किया? हाँ, मैं बताना भूल गया था, मेरा एक कुलीग है हाशिर, उसका घर तुम्हारी यूनी से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर है। घर में बस वो और उसकी बीवी और बेटी ही रहते हैं। मैंने उससे बात की थी तुम्हारे लिए। उसने अपनी वाइफ से मशवरा करने के लिए वक्त मांगा था। आज उसने कहा कि तुम उनके घर में रह सकती हो। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हें उन लोगों की शराफत की गारंटी देता हूँ। ताहिरा खाला दरमियान में बोली, ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रही हो तुम? नूर ने इत्मीनान से उनकी तरफ देखा। खाला, यहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी बहुत दूर पड़ती है और एग्ज़ाम्स में तो और भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ महीने किराए पर सोबान भाई के किसी जानने वाले और भरोसेमंद लोगों के घर रह लूँ। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि घर में 3-3 मर्द हैं, तुम्हें यूनी छोड़ दिया करेंगे, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता। फिर रिक्शा वाला ढूंढा तो वो भी इतना ज़ईफ़ कि रिक्शा इतनी हल्के चलाता है और पैसे हर महीने तुमसे इतने सारे दे देती हो। कोई दूसरा रिक्शा या कोई बस लगवा लो। किसी और के घर में रहने की क्या ज़रूरत है? अकेली लड़की हो, किसी दूसरे पर भरोसा करने से डर लगता है बेटा। तुम्हें क्या पता कि कौन कैसा हो, किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। अब आपको क्या बताऊं खाला कि आपके बेटे और बहू की नज़रों से बचने के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अगर मज़ीद यहाँ रुकी तो आपकी शक्की बहू मुझे बदनाम कर देगी, क्योंकि शायद उन्हें अपने शोहर तक पे भरोसा नहीं। क्या मुझे महसूस नहीं होती उनके चेहरे की नागवारी, उनकी आंखों और ज़ुबान का जहरीलापन जब मैं उनके शोहर से बात करती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बेसुकून रहे, शोहर या बीवी में कुछ झगड़ा हो या आपका छोटा बेटा आपकी नज़रों से गिर जाए। नूर ये सब चाहकर भी नहीं कह सकती थी। खाला, कुछ ही महीनों की बात है और अगर मुझे वहाँ रहना सही नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊँगी यहाँ। और रही बात रिक्शे वाले अंकल की, तो उनके साथ जाने में मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ, चाहे वो रिक्शा कितना ही हल्का क्यों ना चलाएं, और किराया मैं उन्हें बहुत मुनासिब देती हूँ। और आप फिक्र ना करें, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मैं इस बारे में अम्मी अब्बू से बात कर चुकी हूँ। उन लोगों ने कहा था कि अगर मुझे मसला है तो मैं वही करूँ जो मुझे सही लग रहा है। वैसे ही तुम खुद से इतना बड़ा फ़ैसला कर चुकी हो तो ये कदम भी उठा लो। भाई, अब तुमने फ़ैसला कर ही लिया तो मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। हाँ, लेकिन मैं भी उनके घर जाकर उनसे मिलूंगी और उन लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की फ़ोटो कापियाँ भी चाहिए मुझे। खाला के कहने पर नूर और कमरे में बैठे सब लोग मुस्कुरा दिए और सबसे ज़्यादा समीना भाभी खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि उनके घर से एक जवान खूबसूरत लड़की जा रही थी। लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि अगर उनके शोहर को फिसलना होता तो वो अपनी किसी कोलीग या बाहर की किसी लड़की से ताल्लुकात बढ़ा चुके होते। एक दूसरे पर शक करके ज़िंदगी मुश्किल बनाने की बजाय अगर मोहब्बत से रहें और अपने शरीके हाथ पर भरोसा करना सीख लें तो किसी तीसरे की मौजूदगी आपके डर का सबब नहीं बनेगी, बल्कि ये सिर्फ आपकी वफादारी का इम्तिहान होगा। और जो इस इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो वो कमज़ोर शख्स अपने ही नफ्स को काबू करने और शैतान के फितने से बचने में नाकाम रहेगा।
पूरे 10 मिनट लगा कर आई हो। रुखसार के गाड़ी में बैठते ही रिदा उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, झूठ तो ना बोलो यार, मैं इतनी जल्दी में आई हूँ कि कपड़े भी तब्दील नहीं किए। रिदा ने ऊपर से नीचे तक रुखसार का जायजा लिया। उसने काले रंग के ट्राउजर के ऊपर ब्राउन घुटने से जरा नीचे आती फ्रॉक पहन रखी थी और सर पे काले ही रंग का स्कार्फ ले रखा था। उसके बरक्स रिदा ने चीता प्रिंट की शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। दरमियान की मांग निकालकर बाल कंधों पर आगे की तरफ डाल रखे थे और मेकअप भी बड़ी फुर्सत से किया गया था। कपड़े तो तुमने ठीक ही पहन रखे हैं, बस ज़रा लिपस्टिक लगा लो या मैं ही लगा देती हूँ तुम्हें। रिदा ने अपने बैग से गहरे रंग की लिपस्टिक निकालकर उसके होंठों पर लगाना चाहिए, मगर रुखसार पीछे हट गई। यार मैं नहीं लगा रही, मुझे नहीं अच्छा लगता होंठों पे इतनी डार्क लिपस्टिक लगाना, वो भी बाहर। लगा लो ना, मेरा भाई भी तो होगा वहाँ, रिदा शरारत से बोली। रिदा सुधर जाओ वरना, रुखसार ने उसे आंखें दिखाईं। वरना क्या करोगी रुखसार बीबी? मैं तुम्हारी ये लिपस्टिक गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। रुखसार की बात पर रिदा लिपस्टिक बैग में वापस डालकर बड़बड़ाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मेरी महंगी लिपस्टिक को तुम फेंक भी दोगी। वैसे यार तुमने झूठे मुँह भी अपने अंकल के घर आने की दावत नहीं दी, कैसी दोस्त हो? रुखसार ने उसके माकूल शिकवे पर बेख्तियार हलक तर किया। वो दरअसल ना मेरे आंटी अंकल ज़रा रिजर्व टाइप के हैं, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। ऐसे में मुझे अपनी किसी दोस्त को घर बुलाने से डर लगता है कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। खैर है यार, मैं तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी, जस्ट चिल। रिदा ने लापरवाही से कहा था। वो फ़कत मुस्कुरा कर रह गई। उसने गाड़ी एक क्लब के आगे रोकी जहाँ पहले ही बहुत से स्टूडेंट्स जमा थे और क्लब के अंदर जा रहे थे। रुखसार की आंखें हैरत से फैलीं। रिदा ये तो क्लब है, हमें तो कंसर्ट में जाना था ना। मैंने झूठ बोला था। अगर मैं तुमसे ये कहती कि स्टूडेंट्स नाइट आउट है क्लब में तो तुम कभी आने को राज़ी ना होती। रिदा ने हाथ से मक्खी उड़ाते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे घर छोड़ो अभी। रुखसार को एकदम गुस्सा आया। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, तुम एक बार चलो तो अंदर। अब मैं तुम्हें वापस तो घर छोड़ने से रही और इतने घंटे तुम गाड़ी में भी तो नहीं बैठ सकती ना। रिदा तुमसे मजाक तो नहीं कर रही हो, तो इतनी लापरवाही दिखा रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। रिदा ने उसके आगे हाथ जोड़े। अच्छा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सही बात नहीं बताई। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे देना, लेकिन अभी तो चलो ना यार प्लीज़। रुखसार ने खफगी से एक नज़र उसके मिन्नत करते चेहरे को देखा और गाड़ी से उतर गई। रिदा उसका हाथ पकड़कर रश से निकालती हुई क्लब के गेट तक ले आई। रुखसार ने कुछ झिझकते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। क्लब में अजीब तरह की गुचपुच थी। छोटे छोटे कपड़े पहनी लड़कियां लड़कों से चिपक चिपक कर रक्स में मगन थीं। शराब की बदबू और सिगरेट का धुआं रुखसार के हलक और आंखों को जलाने लगा। उसकी हालत गैर होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जहन्नुम में आ फंसी है। इतनी वहशतज़दा जगह उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा था। वो कैसी जगह आ गई थी? रिदा मुझे नहीं अच्छा लग रहा यहाँ, क्या तुम मुझे टैक्सी करके घर नहीं भिजवा सकती? इधर बैठो तुम। रिदा ने उसे एक जगह रखी बेंच पर बिठा दिया। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ तुम्हें घर पहुँचाने का, मगर यार बस थोड़ी देर और रुको। भाई ने बताया था कि आज बहज़ाद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाने वाला है और शायद उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ मौजूद है। मुझे देखना है उन लोगों को, उस खुश नसीब लड़की को। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं भाई को ढूंढकर उसे पकड़कर यहाँ लाती हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। वो कहकर चली गई और रुखसार उसे आवाज़ देकर रोक भी ना पाई। अब तो वाकई में वो खुद को किसी जहन्नुम में महसूस कर रही थी। रिदा की बात ने उसके दिल पे इतनी ज़ोरदार ज़रब लगाई थी कि उसे अपना वजूद ही अजनबी लगने लगा था। खौफनाक माहौल और रिदा के जुमले ने मिलकर उसके हलक में कांटे उगा दिए थे। उसे बहुत ज़्यादा रोना आने लगा और आंखें मुसलसल बेताबी से किसी अपने को ढूंढने लगीं। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। शाम हुए खुशबाश यहाँ के मेरे पास आ जाते हैं, मेरे बुझने का नज़ारा करने आ जाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। रुखसार का बेतरतीबी से बना जुड़ा खुल गया और लंबे खूबसूरत बाल स्कार्फ से आज़ाद होकर कमर पर बिखर गए। उफ, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। वो झंझलाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और बाथरूम तलाशने लगी। बालों को मुट्ठी में भींचकर वो लोगों के दरमियान में से रास्ता बनाने लगी। ना चाहते हुए भी वो लोगों से टकराने पर मजबूर थी। सर भारी सा महसूस होने लगा। हलक में आंसू का गोला अटक चुका था जिसे वो अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। रिदा पे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था और लोगों की अपने वजूद पर पड़ती जहरीली नज़रें उसे नर्वस कर रही थी।
उसकी तशवीश में इजाफा हुए जा रहा था और वो खुद को इंतहाई बेबस महसूस करने लगी थी। अचानक उसे अपने पीछे शोर और तालियों की आवाज़ें आईं। उसने मुड़कर देखा। लोगों के हजूम के बीच 4 लोग हाथों में माइक लिए खड़े थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिनमें से एक behzad था। उसने सफ़ेद बटन अप शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। behzad के साथ खड़ी लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और वो अब मिलकर कोई अंग्रेज़ी गाना गाने लगे थे। रुखसार के कदम अपने आप ही उस तरफ बढ़ गए जहाँ वो खड़ा अपनी भारी दिलकश आवाज़ से कानों में रस घोल रहा था और आसपास बिखरे स्टूडेंट्स एक दूसरे में मगन डांस कर रहे थे। उसकी नज़रें behzad और उसके साथ खड़ी लड़की पर जम गई। वो कैसे उसके साथ हंस हंस कर गाना गा रहा था। रुखसार को उस लड़की से बहुत शिद्दत से जलन महसूस हुई। वो उसका था, उसका शोहर था, उसका हक था उस पर। वो कैसे उसे किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। सारा मंजर धुंधला सा गया। दिल बुझने लगा। दिल में खिले मोहब्बत के फूलों की पत्तियां झड़ने लगीं। सब कुछ अजनबी सा लगने लगा, जैसे मेंढकों के हजूम में जख्मी पर वाली तितली जिसके सारे रंग एक शहजादा ले उड़ा था। वो यूं ही आसपास से बेखबर behzad को देख रही थी, गुस्से से, हसरत से, कि अचानक उसे अपने बालों और कमर पर किसी का हाथ चलता महसूस हुआ। वो बौखलाकर 2 कदम पीछे हटी और उस शख्स को देखा जिसने उसको छुआ था। वो कोई अंग्रेज़ नशे में धुत लड़का था जो नीम बेहोश था और रुखसार को अपने बाजुओं में जकड़ने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो अपनी पूरी ताकत से उस नशई को अपने से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। आंखों से भल भल आंसू बह निकले। वो उसके लिए बदतरीन रात थी। बेहिसी का यह आलम था कि वहाँ मौजूद कोई शख्स भी उन्हें नहीं देख रहा था। यह सब लड़के उस लड़के की घटिया हरकत को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस शख्स से जान छुड़ाने में मसरूफ़ थी। यकदम गाना गाती आवाज़ें दम तोड़ गईं। माइक फर्श पर पट खा गया और कोई तेज़ी से उनकी जानिब आया। रुखसार से ज़बरदस्ती करने वाले लड़के को पीछे धकेलकर उसकी नाक पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा और रुखसार की कलाई को मजबूती से थामकर उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। मुक्का खाने वाला ज़मीन पर बैठकर कराह रहा था और लोग उसकी तरफ नहीं बल्कि पंच मारने वाले की जानिब देख रहे थे, जो लंबे लंबे कदम उठाता क्लब से बाहर जा चुका था। हाँ, वो behzad ही था। गाड़ी के पास पहुंचते ही behzad ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर रुखसार को बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ धक्का दिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारे। यहाँ क्या कर रही थी तुम? वो गुस्से में इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि रुखसार अपनी जगह पर सहम के रह गई। सर झुका हुआ था, आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। स्कार्फ सर से फिसलकर कंधों पर टिक गया था। ज़ुबान पर इतना बोझ पड़ गया था कि बोलने के लिए ज़ुबान हिलने का नाम नहीं ले रही थी। behzad की कनपटियाँ मज़ीद सुलगीं। गूंगी हो गई हो या सुनाई नहीं दे रहा? मैंने पूछा है कि यहाँ क्या कर रही थी? उसने हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। मैं जानबूझकर नहीं आई। मुझे किसी ने बताया था कि कोई कंसर्ट है जिसमें आप भी गाना गाएंगे। और किस बेवकूफ़ ने तुमसे ये बात कही थी? बताओ ज़रा। उसकी नीली आंखों में लहू तैर रहा था। रुखसार की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, बस नाक से बहते पानी को ऊपर खींचने की आवाज़ आई। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तुम पर। इतनी भी हिम्मत नहीं थी तुम में कि उस नशे में धुत शख्स से जान छुड़ा सको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारा जानने वाला वहाँ मौजूद है, वही तुम्हें बचाएगा। रुखसार ने हैरानी से behzad का चेहरा देखा जो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। अगर वो होश में होता तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ देता। और तुम कोई बच्ची तो नहीं हो जो तुम्हें ये बात समझ ना आए कि कौन सी जगह तुम्हारे लायक है और कौन सी नहीं। जब देख लिया था कि ये क्लब है तो अंदर ही क्यों आई और अब नादान बन रही हो? सब खराब कर दिया। एक दफ़ा मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मेरी इजाज़त नहीं ले सकती थी? हाँ। रुखसार हिम्मत करके गीली आवाज़ से धीमे लहजे में बोली। क्या आपने मुझ पे कभी अपना हक जताया है जो मैं कहीं जाने से पहले आपसे पूछूं? आपने ही कहा था ना मुझे कि तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे भी जियो, जहाँ भी जाओ। तो मैंने भी वही किया जो मेरे मन में आया। और किसने कहा था कि मेरी मदद करने आए? क्या मैंने आपको आवाज़ दी थी? नहीं ना, तो फिर क्यों अपनी शाम ख़राब की? अब behzad की ज़ुबान पर बोझ पड़ गया था। उसने एक गहरी सांस लेकर गुस्सा की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। रुखसार ने सर पर स्कार्फ वापस ओढ़ते हुए कहा, आप क्लब में जाकर एंजॉय करें, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी घर। उसका हाथ गाड़ी के हैंडल की जानिब बढ़ा ही था कि behzad ने फ़ौरन लाक लगा दिया। बैठी रहो चुपचाप। वह धीमी आवाज़ में बिना रुखसार की तरफ देखे बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। नूर और अरबिश किचन में लगी मेज़ और कुर्सियों पर बैठी नाश्ता कर रही थीं जब नूर ने ज़रा हिचकिचाकर अरबिश को मुखातिब किया। आपको मेरी खाला के पूछे गए सवालों का बुरा तो नहीं लगाना? वो दरअसल मैं अकेली लड़की हूँ और ऊपर से वो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी समझ रही हैं, इसीलिए ज़रा फ़िक्रमंद थी। अगर कुछ बुरा लगा तो मैं उनकी तरफ से माज़रत ख्वाह हूँ।
अरे माजरत की तो कोई बात ही नहीं, और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको इतनी मोहब्बत और फिक्र करने वाले रिश्तेदार मिलते हैं। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई उनके सवालों पर, और देखा जाए तो उन्होंने हमारे बारे में मालूमात हासिल करके एक अच्छा ही काम किया है। इस दौर में तो अपनों पर भरोसा करने से डर लगता है, तो गैरों पर कैसे यूं ही अंधा एतबार कर लिया जाए। अपनी हिफाजत का सामान पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए, बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अरबिश ने सादगी से कहते हुए अपने और नूर के लिए कपों में चाय निकाली और अपनी बात जारी रखते हुए बोली, ये जो हमारे बड़े हमारे लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, हम पर पाबंदियाँ लगाते हैं या हमारे दोस्तों से सवाल जवाब करते हैं, तो इन बातों पर शर्मिंदा होने के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो तरसते हैं इन रिश्तों के लिए। नूर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। किचन में मुख्तसर सी खामोशी छा गई। हाशिर जॉगिंग करने गया हुआ था और अरबिश और हाशिर की 3 माह की बेटी मारुख लाउंज में रखे अपने स्विंग पैड पर सो रही थी। नूर ने ही एक बार फिर खामोशी को तोड़ा। आपने किराए के बारे में बात नहीं की? अरबिश मुस्कुराई। आप तो मेहमान हैं, हमारी किराए की बात करके हमें शर्मिंदा ना करें। हमें किराएदार की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं। ये तो मैंने अपनी खुशी से आपको अपने घर मेहमान ठहराया है, और आपको देखकर मेरा शक सही निकला कि आप अपनी खाला के घर से यहाँ रहने क्यों आई हैं। नूर ने चौंक कर अरबिश को देखा, जो आम से अंदाज में बैठी चाय पीने के दौरान कह रही थी, मैंने भी अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है। मैं भी लोगों की बुरी नज़रों से बचने के लिए दूसरी जगहों की तलाश करती थी, मगर यह सिर्फ आपको थकाता है, क्योंकि बुरी नज़र से देखने वाले लोग हर जगह होते हैं। इसलिए उनसे डरने की बजाय उनको डराना चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, और पहली फुर्सत में अपने घर वालों को हर बात बताकर उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपनी तरह बुज़दिल नहीं बनाऊंगी। उनके साथ इतना दोस्ताना रवैया रखूंगी ताकि वो बिला झिझक अपनी हर एक बात मुझसे और मेरे शोहर से शेयर कर सकें। मैं भी, नूर ने जहन में सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। फिर अपने फ़ोन में टाइम देखती हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई। रिक्शे वाले अंकल आ गए होंगे, मुझे अब निकलना होगा। वो जाते जाते रुकी और अरबिश के कंधे पर हाथ रखा। बहुत शुक्रिया हर चीज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और नूर आगे बढ़ गई। मस्बत सोच रखने वाले लोगों के साथ बैठने से सच में बहुत अफाका होता है। चंद लम्हों के लिए ही सही, मगर दिल का बोझ हल्का ज़रूर हो जाता है। घर पहुंचते ही रुखसार सीधी अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि रुको। बहजाद ने सख्त लहजे में उसे रुकने का कहा तो रुखसार के उठते कदम जंजीर हो गए, मगर वो मुड़ी नहीं। मेरे और अपने लिए कॉफ़ी बना लाओ, संजीदगी से कहता वो लिविंग रूम के सोफे पर बैठा और स्पीकर में गाने लगाकर सुनने लगा। रुखसार ने एक चोर नज़र उसके चेहरे पर डाली और किचन में चली गई। सर से स्कार्फ उतारकर मुंह पर पानी के कई छपाके मारे और फिर स्कार्फ से चेहरा रगड़ा। जहन अभी भी क्लब वाले वाक़े की तरफ जा रहा था, और वो बहजाद के साथ खड़ी हसीन लड़की। वो सर झटक कर कॉफ़ी बनाने लगी। सुस्त रवि से कॉफ़ी बनाकर वो मग अपने हाथों में पकड़कर लिविंग रूम में आई, जहाँ बहजाद सोफे की पुश्त पर सर टिकाए आंखें मूंदे कोई गीत गुनगुना रहा था। टेबल पे मग रखने की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। वो बहजाद का मग उसके सामने रखकर अपनी कॉफ़ी लिए कमरे में जा रही थी। रुखसार। बहजाद की खुमार आलूद सी आवाज़ रुखसार के कानों से टकराई तो पल भर को उसकी रूह तक में हलचल मचा गई। वो उसकी तरफ चेहरा घुमाकर धीमे से बोली, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ तुम्हें कि तुम मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी तक पीना पसंद नहीं करती? अचानक से उसकी ज़ुबान में शहद सा घुल गया। कुछ देर पहले वाला बहजाद अब कहीं नहीं था। रुखसार को धक्का सा लगा। नहीं, वो मैं। बहजाद ने उसकी बात काटी। नहीं का मतलब मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी शक्ल देखकर कॉफ़ी में मज़ीद कड़वाहट घुल जाए। रुखसार गड़बड़ाई। ऐसा नहीं है, मुझे अब बुरे नहीं लगते। अच्छा, तो फिर क्या लगता हूँ? आप। रुखसार कुछ बोलते बोलते खामोश सी हो गई। बेख्तियार खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी। बहजाद हल्का सा मुस्कुराया। बैठ जाओ। उसने साथ वाले सोफे की तरफ इशारा किया तो वह मेकान की अंदाज में उस पर आ बैठी। दोनों खामोशी से अपनी अपनी कॉफ़ी पीने लगे। मध्यम सुरों में बजता गीत, बहजाद की शर्ट से उठती परफ्यूम की महक और कॉफ़ी के मगों से उठता धुआं मिलकर कमरे की फ़िज़ा में एक नशा सा घोल रहे थे। रुखसार की नज़रें बहजाद के चेहरे पर जमी थी, जो उसकी तरफ मतवज्जा ना था। रुखसार को उसके चेहरे पर छाए सुकून को देखकर हैरत सी हुई। बताओ ज़रा, ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक लड़की का हाथ थामकर उसके साथ चला गया और उस लड़की ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, खामोशी से उसे किसी और के साथ जाते देखती रही। ये कैसी मोहब्बत है? इतनी ठंडी मोहब्बत? सच में मोहब्बत है भी या बस वक्त गुजारी? अगर मैं होती ना उस लड़की की जगह तो मैं। वो उदासी से मुस्कुराई। तो मैं क्या कर लेती? क्या मैं उसे रोकती? इसके आगे गिड़गिड़ाती, मोहब्बत की दुहाइयाँ देती या इससे झगड़ती?
जो इंसान वाकई में आपसे मोहब्बत करता हो, क्या वो खुद से आपको बीच राह में तन्हा छोड़ के जा सकता है? नहीं। जिनके दरमियान खालिस मोहब्बत हो, वहाँ कोई बेतुका सा बहाना बनाकर अपने महबूब को यूं छोड़ा नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बहानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। और उस शख्स की मोहब्बत की हकदार तो मैं हूँ। निकाह मुझसे हुआ, मुझसे जायज़ रिश्ता है, तो फिर क्यों मुझे छोड़कर किसी नामहरम लड़की से रिश्ता कायम करके फजूल में गुनाह कमा रहे हैं? क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ? क्या मैं कह दूं इनसे कि मुझे हमेशा के लिए अपना लें? नहीं, रुखसार ने अपनी सोच की नफ़ी की। अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो? ना, कुछ भी हो, मैं अपनी इज्जत नहीं खोऊंगी। इज्जत खोकर मोहब्बत पाने में कोई मज़ा नहीं होता। एक बार इज्जत चली गई तो समझो सब खाक। फिर तो अपने आप से नज़रें मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। बहजाद ने खाली मग टेबल पर रखकर अपने सर के नीचे बाजुओं का तकिया बनाया और बड़ी फुर्सत से रुखसार का चेहरा तकने लगा। रुखसार फ़ौरन अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। अंदाज नॉर्मल सा बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर बहजाद की खतरनाक हद तक संजीदा आंखें उसकी हथेलियों को पसीने से भिगोने लगी। वो गला खंकार कर बोली, खाना खाएंगे आप? बहजाद ने मुंह से कुछ भी कहे बगैर नफ़ी में सर हिलाया। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मादूम हुई। रुखसार को उसका अंदाज कुछ खटका। वो एकदम अपनी जगह से उठी और बाएं हाथ से बहजाद की कॉफ़ी का खाली मग उठाने ही लगी थी कि बहजाद ने आगे बढ़कर उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और उसके बिल्कुल सामने और बहुत नज़दीक आ खड़ा हुआ। रुखसार ने चौंक कर उसको देखा, जो अपनी खूबसूरत आंखें उसके चेहरे पर गाड़े हुए था। उसका दिल ज़ोर से धड़का। वो बहजाद की इन नज़रों की ताब नहीं ला पाई और अपनी नज़रें झुका गई। बहजाद ने नरमी से उसके हाथ से मग लेकर टेबल पर रखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लिए सोफ़ों और टेबल के सामने खाली जगह पर आ खड़ा हुआ। स्पीकर में धीमे सुरों में कोई अंग्रेज़ी गाना चल रहा था। रुखसार बिल्कुल बौखलाई हुई सी उसके मुकाबिल खड़ी उलझी उलझी नज़रों से बहजाद को देख रही थी कि वो क्या करने जा रहा है। अचानक एक झटके से बहजाद ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके लिए तैयार नहीं थी। इतनी ज़ोर से बहजाद के मजबूत वजूद से टकराई कि अपना तवाज़न बरकरार रखने के लिए बेइख्तियार बहजाद की शर्ट के दामन को मुट्ठी में जकड़ लिया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी, मगर वो 4 कदम और उसके करीब आ खड़ा हुआ और अपना बायां बाजू रुखसार की कमर के गिर्द हायल किया। रुखसार की आंखें हैरत से फैली। उसे यूं लगा जैसे उसकी कमर पे सांप रेंग गया हो। बहजाद ने उसका दायां हाथ अपने दाएं हाथ में थामा और गाने की धुन पर झूमने लगा। उसके तो एकदम हाथ पांव लर्जने लगे। वो बहजाद की इस कदर कुर्बत की आदी नहीं थी, लेकिन रुखसार की हालत से बेखबर वो अपनी भारी रस घोलती आवाज़ में गाना साथ साथ गुनगुनाते हुए अपनी सांसों से उसके चेहरे को जला रहा था। रुखसार के जहन में झमाका सा हुआ। क्या ये शख्स नशे में तो नहीं? नहीं, घर आने तक तो बिल्कुल होश में था और कॉफ़ी भी पी है। क्या मेरी जगह इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड तो नज़र नहीं आ रही? मुझ पर यह मेहरबानी वक्ती तो नहीं? रुखसार ने यह सोचकर नरमी से खुद को बहजाद से जुदा करना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। बहजाद ने कांपती हुई दोशीज़ा की ठोड़ी को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। क्या नहीं था उन नीली आंखों में? रुखसार की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जज्बात का ऐसा समंदर कैद था उन 2 आंखों में कि वो डूबने के डर से नजरें झुका गई। बहजाद ने अपनी उंगलियों से रुखसार के चेहरे पर झूलती परेशान लट को उसके कान के पीछे उड़सा। वो उसके बालों से उंगलियां हटाकर उसके गुलाबी रुखसार पर फेरने लगा और झुककर उसके गाल पर अपने लब रख दिए। रुखसार का तो सांस ही उखड़ने लगा। वो जो थोड़ी देर पहले ये कहने का सोच रही थी कि बहजाद उसे अपना ले, वो अब उसके आग जैसे वजूद के आगे कतरा कतरा पिघल रही थी। वो उसके बाजुओं में आंखें मूंदे सब कुछ भूलकर फ़कत उसके लम्स को खुद पर महसूस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे में यूं खो गए थे कि जैसे 2 मोहब्बत करने वाले सदियों का सफ़र तय करके बिलाखिर एक दूसरे को मिल गए हों। उन्हें यूं चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक बहजाद के फ़ोन की जालम घंटी बजी। माहौल पर छाया तलिस्म टूटा और बहजाद एकदम होश में आया। घर की सारी गैर ज़रूरी बत्तियां बुझाकर किचन में रखे बर्तनों को धोकर थकी हुई अरबिश जब अपने कमरे में आई तो हाशिर को मारूख के साथ खेलता देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो भी खामोशी से उन दोनों के साथ ही बैठ गई। बाबा की जान कौन है? हाशिर ने मारूख की तरफ देखकर उसे गुदगुदाते हुए कहा तो अरबिश फ़ौरन बोली, बाबा की जान मामा है। गलत, बाबा की जान तो मारूख है। हाँ? अरबिश का मुंह हैरानी से खुला। हाशिर के बाजू पे हल्के से हाथ मारा। कितनी जल्दी इंसान के अल्फाज बदल जाते हैं। कल तक तो मुझे जान जान कहते थे। हाँ तो तब मेरी बेटी थोड़ी ना आई थी दुनिया में, और तुम भी तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं समझती। क्यों ना अहमियत दूँ मैं इसे? ये तो मेरी नन्ही सी गुड़िया है।
अरबिश ने गर्दन अकड़ाकर कहा और अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपने सिरहाने लिटा लिया। हाशिर मुस्कुराकर अरबिश पर झुका और उसके कान में सरगोशी की। तुम मेरी जान नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरा दिल हो, और जब दिल बंद हो जाए तो जान कहाँ बाकी रहती है। हाँ, अरबिश ने मुस्कुराहट दबाकर मसनूई खफकी से मुंह चिढ़ाया तो हाशिर ने प्यार से उसका गाल खींचा। बस अब दिल के रास्ते दिमाग में ना घुस जाना कि अगर कोई मुझसे पूछे अरबिश कौन, तो मुझे उससे ये कहना पड़े कि अरबिश मेरा सर। हाशिर ने बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से कहा, लेकिन अरबिश बेसाख्ता हंस दी। आसमान पर छाए काले बादल ज़ोर से गरजे और बरसती बारिश में एक बार फिर तेज़ी आ गई। नूर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी अंधेरी सुनसान गीली सड़क पर नज़र जमाए हुए थी। हवा का रुख उसकी खिड़की की जानिब होने की वजह से नूर का चेहरा, बाल और सामने के कपड़े भीग रहे थे, लेकिन वो इससे बेखबर उस बम के बारे में सोच रही थी जो आज सुबह उसके सर पर फोड़ा गया था। मुबारक हो भाई, निवाल के बेटा हुआ है, ज़रमीना ने खुशगवार लहजे में फ़ोन पर नूर से कहा। खैर मुबारक अम्मी, निवाल और उसका बेबी ठीक है। पहली फुर्सत में मुझे बेबी की तस्वीर भेजे और निवाल वो कहाँ है, उससे तो मेरी बात कराएं। नूर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक है। निवाल को जब रूम में शिफ्ट करेंगे तो तुमसे बात करवा दूंगी। और तुम्हारे पेपर कब स्टार्ट हो रहे? मेरे तकरीबन 2 हफ्ते बाद। अच्छा, तो 1 हफ्ते के लिए आ जाओ यहाँ। नहीं अम्मी, 1 हफ्ते के लिए आकर क्या करूँगी, आखिरी सेमेस्टर ही तो है। इसके बाद तो वैसे ही मुझे आप लोगों के पास आ ही जाना है। ज़रमीना ने गहरा हुंकारा भरा, फिर धीमे लहजे में बोली। नूर, तुम्हें खाला की फैमिली कैसी लगी? नूर लम्हे भर को खामोश रही, फिर जबरन मुस्कुराकर बोली, खाला बहुत अच्छी है अम्मी। और सलमान? सलमान का नाम सुनते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई और आवाज़ संजीदा हो गई। मेरा उससे इतना सामना नहीं हुआ कि मैं उसके बारे में अपनी कोई राय पेश कर सकूं। अच्छा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारी खाला ने सलमान के लिए तुम्हें मुझसे मांगा है। वैसे तो इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं उसी वक्त हाँ कह सकती थी, लेकिन तुमसे पूछना भी तो ज़रूरी था। नूर का दिल डूब गया। जिस बात का डर था वही हो रहा था। एक तवील खामोशी के बाद उसने थके हुए लहजे में कहा, अम्मी अभी इतनी जल्दी क्या है, मेरे पेपर तो हो लेने दें। तो मैंने कौन सा बोला है कि तुम्हें कल ही रुखसत कर रहे हैं, बस बात ही तो पक्की कर रहे हैं। लेकिन अम्मी, नूर अब कोई अगर मगर नहीं सुननी मैंने तुम्हारी, हद करती हो तुम भी। पढ़ाई को तो हवा बना लिया है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती? नूर के हलक में आंसुओं का गोला अटक गया, मगर बड़े ज़ब्त से बोली, अच्छा लेकिन अभी खाला को कोई जवाब मत दीजिएगा, मुझे सोचने को कुछ वक्त तो दें। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पता नहीं क्या चिढ़ है तुम्हें शादी से। मेरी समझ से तो बाहर होती जा रही हो तुम। सोच लो भाई जितना सोचना है। मैं रखती हूँ फ़ोन, अल्लाह हाफिज़। ज़रमीना ने खफकी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नूर एकदम वापस हाल में आई। आँख से एक आंसू बहकर बारिश के पानी में खो गया। दिल में दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन जालिम यादें दिल जलाने के लिए आती जा रही थीं। गड्ढे में भरते बारिश के पानी को देखकर एक और मंजर आंखों के सामने छा गया। आयशा, जब तुम मेरे साथ हुआ करो ना, तो प्लीज़ अपने नाम निहाद बॉयफ्रेंड्स से चैटिंग मत किया करो। नूर ने गुस्से से कहकर उसके फ़ोन पर हाथ मारा। तौबा करो यार, एक ही तो है बस, बहुत सारे कहाँ हैं। और उसके मैसेज का वक्त पर जवाब ना दूं तो बुरा मान जाता है। आयशा ने मासूमियत से कहा, मगर नूर के तो मुंह में कड़वाहट घुल गई। उफ़, क्या बकवास है ये, मैसेज ना करने पर बुरा मान जाता है। वाह, और तुम उसकी पाबंद तो नहीं हो कि उसकी नाराज़गी का ख्याल रखो। अरे लानत भेजो उस पर। यार ऐसा तो मत बोलो। मैं तो बोलूँगी उस ठड़की के ख़िलाफ़, हर वक्त बस चैटिंग और कॉल पर बातें हों। मैं पसंद करती हूँ उसे, और वो कहता है कि बात करने से मोहब्बत बढ़ती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या खाक मोहब्बत बढ़ती है आयशा बीबी, सिर्फ गुनाह बढ़ते हैं। वो तुम्हें पागल बना रहा है, वो ना महरम है। तुम लोगों के दरमियान जो बातें होती हैं वो निहायत घटिया और नाजेबा हैं। अगर उसे सच में तुमसे मोहब्बत होती तो वो तुमसे ऐसी घटिया बातें नहीं करता। वो इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता भेजता, तुमसे निकाह करता। क्योंकि साफ सी बात है, तुम लोग जो एक दूसरे से कॉल और चैटिंग में जिस किस्म की मुस्तकबिल की बातें करते हो वो गलत है, हराम है। आयशा ने एक गहरी सांस ली। आवाज़ में मायूसी छाई। पता है, वो मुझे वाइफ वाइफ कहकर मुखातिब करता है। आयशा के इंकिशाफ पर नूर के कानों की लुएं सुर्ख पड़ी। तौबा है यार, इसके बाद भी तुम्हें उसकी गंदी नीयत का एहसास नहीं हुआ? तुम्हें क्या मालूम उसने न जाने कितनी ही ऑनलाइन बीवियां बनाई हुई हैं। अपनी इज्जत की हिफाजत करो आयशा, उसके जज्बात सच्चे नहीं हैं। वो सिर्फ तुम्हारे ज़रिए अपनी हवस पूरी कर रहा है। नूर ने अफसोस से कहा, तुम भी तो हमदान से मोहब्बत करती हो। अपना फ़ोन दिखाओ, वो तुमसे क्या बात करता है। आयशा ने फ़ौरन नूर पर चढ़ाई की, लेकिन नूर ने बड़े इत्मीनान से अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। लो कर लो चेक, तुम्हें मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, डर के मारे सब डिलीट जो कर दिया होगा।
नूर मुस्कुराई। अच्छा, तो क्या तुम भी उस लड़के से की गई चैट को डर के मारे मिटा देती हो? ऐसा काम करना ही क्यों जिसमें आपको पकड़े जाने का डर हो? हमदान ने मुझसे फ़ोन पे बात तो कुजा, मुझे कभी ईद मुबारक का मैसेज तक नहीं भेजा, लेकिन ना मोहब्बत घटी ना ख़त्म हुई और ना मैंने उसे ऐसा मौका दिया। मोहब्बत की मंजिल डायरेक्ट निकाह होती है, फाहिश गुफ्तगू नहीं। वो जो दिन रात चुपके चुपके तुमसे मोहब्बत के दावे करता है वो सिर्फ हवस है, और पता है वो शादी किससे करेगा? अपने घर वालों की पसंद से। ये क्या है यार, मोहब्बत, हवस? आयशा ने अपना होंठ काटते हुए परेशान और उलझे हुए लहजे से पूछा। नूर थोड़ी देर खामोश रही, फिर गहरा सांस लेकर बोली। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मोहब्बत समंदर के पानी की तरह पाक होती है। समंदर के पानी से हम वज़ू तक कर सकते हैं। इसके बरअक्स हवस कीचड़ ज़दा गलीज़ पानी की तरह होती है, जिसके सामने बोर्ड पर तीर का निशान बना होता है, जिस पर लफ्ज़ मोहब्बत लोगों का रास्ता भटकाने के लिए लिखा जाता है। और कुछ लोग अकल से पैदल आंखें बंद करके उस हवस ज़दा पानी में कूद पड़ते हैं, ये सोचे बगैर कि ये कीचड़ सिर्फ जिस्म को ही नहीं, रूह को भी गंदा कर देगा। वो हवस को मोहब्बत समझ लेते हैं, फिर कोई उस जहरीले पानी में हमेशा के लिए गर्क हो जाता है और कोई खुशकिस्मत हवस के जाल को पहचान कर उससे बच निकलता है। इतना कहकर उसने आयशा को देखा। अपने उससे कहो कि या तो वो इज्जत से अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे घर प्रपोजल भेजे या फिर तुम्हारा पीछा छोड़ दे, और अब तुम उससे बात नहीं करोगी, समझी? आयशा ने सिर्फ हुंकारा भरा, फिर एकदम बोली। अब हमदान जैसे लड़के कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं, बस ढूंढने वाली नज़र होनी चाहिए। मंजर धुंधला गया, आयशा का चेहरा गायब हो गया। हमदान जैसे लड़के। खिड़की में खड़ी नूर उदासी से मुस्कुराई। थके थके से अंदाज में खिड़की के पट बंद किए पैर घसीटती हुई अपने बेड तक आई और भीगे हुए कपड़ों में ही बिस्तर पर गिर गई, और कुछ ही देर बाद वो बेखबर सो चुकी थी। behzad ने एक झटके से रुखसार के वजूद को अपने बाजुओं से आज़ाद किया। उसकी शर्ट के बटन में उलझे रुखसार के बाल टूटकर उसके बटन से ही लिपटे रह गए। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसका लहजा एकदम शर्मिंदा सा हो गया। वो बस म्यूज़िक और माहौल ऐसा हो गया था कि मैं अपने होश खो बैठा। रियली सॉरी। रुखसार अपनी जगह पे एकदम सुन खड़ी थी, उसके कान साएं साएं कर रहे थे। खैर, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। मैं पता नहीं क्यों माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने कौन सा तुमसे ज़बरदस्ती की है, और हमारा तो शरई रिश्ता है, इतना तो चलता है। behzad की लम्हा भर की संजीदगी लम्हे में ही हवा हो गई। और हाँ, वो तुम्हारी दोस्त रिदा, उसके घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम खामोशी से ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कब तक तुम इस नाम के रिश्ते में जुड़ी रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारती रहोगी, वो भी ऐसे शख्स के साथ जिससे मोहब्बत ही नहीं करती? वो कंधे उचकाकर कहते हुए अपना फ़ोन उठाने के लिए इतने आराम से मुड़ा जैसे वाकई उसके लिए ये इतनी बड़ी बात ना हो। लेकिन रुखसार के लिए वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, पिघलता हुआ शीशा था जो वो उसके कानों में उंडेल चुका था। इतनी बेइज्जती, बस यही अहमियत थी उसकी behzad की ज़िंदगी में। रुखसार के अंदर गुस्से का ज़बरदस्त उबाल उठा, जलती आंखों के कटोरे आंसुओं से भर गए। उसके कदम खुद ब खुद behzad की जानिब उठे। रुखसार ने उसकी शर्ट को कंधे से खींचकर उसे अपनी जानिब मोड़ा और पूरी कुव्वत से उसने behzad को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटा और कदरे हैरानी से रुखसार को देखा। समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, वो एकदम हलक के बल चिल्लाई। क्या हूँ मैं, कोई कठपुतली कि जिसका जब दिल चाहे अपने हाथों में नचाकर मेरी डोरियों को किसी और के हाथ में दे दे? ज़रा शर्म नहीं आई आपको अपनी बीवी से ये कहते हुए? और अगर मुझे बीवी मानते ही नहीं है तो मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे की? मुझे अगर छोड़ना ही था तो क्यों मेरे दिल को पिघलाया? क्यों मुझे अपनी नज़रों से फ़रेब देते रहे? रुखसार ने अपने माथे पर चपत लगाकर सर नफ़ी में हिलाया। मैं भी पागल ही हूँ। अरे, मुझे ये पहले समझ क्यों ना आया कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की तो आप जैसे लड़कों की आदत है। आप लोगों को किसी का दिल तोड़कर कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। एक लड़की को छोड़ेंगे तो हज़ारों लड़कियां लाइन लगा देंगी आपके पीछे। फ़र्क तो हम लड़कियों को पड़ता है। रिश्ता निभाने की सारी जिम्मेदारी तो हम लड़कियों की होती है। घर ख़राब हो तो लड़की की वजह से, शोहर तलाक दे जाए तब भी लड़की को ही बदकिरदार कहा जाता है। अरे, लड़के तो जैसे बहुत मासूम होते हैं ना, उनको थोड़ी कोई दाग लग सकता है, उन्हें तो बस दाग लगाने आते हैं। आपको क्या लगता है वो जो आगे पढ़ने की डिमांड, वो कर्ज चुकाने की डील मैंने क्यों की थी? सिर्फ़ और सिर्फ इस रिश्ते को कायम रखने के लिए। ये सब बहाने मैंने सिर्फ इसलिए किए कि मेरे और आपके डैड के दरमियान दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता बना रहे, वरना मैं चाहती तो उसी दिन शीरी आंटी को सब कुछ बता चुकी होती, लेकिन मैं बेवकूफ़ लड़की चुप रह गई। काश मैं उसी वक्त ये रिश्ता ख़त्म कर देती तो मुझे आपसे मोहब्बत ना होती। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी, आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वो सारी भड़ास निकाल कर ही दम लेने वाली थी। अल्लाह करे कि आप जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो आपकी ज़िंदगी से कहीं बहुत दूर चली जाए। आप उसके लिए तड़पते रहें लेकिन वो आपको ना मिले।
रुखसार, behज़ाद ने एकदम से उसे टोका कि कहीं उसकी बद्दुआ सच ही ना हो जाए। तकलीफ़ हुई ना तकलीफ़? मुझे भी हुई है तकलीफ़ आपके लफ्ज़ों से, लेकिन मेरी तकलीफ़ से आपको क्या लेना देना? आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरा जाए भाड़ में आपकी बला से। मैं क्या समझने लगी थी आपको, अपना मुहाफ़िज़? हाँ, अगर मुहाफ़िज़ होते तो मुझे किसी और के लिए छोड़ने की बात सोचते भी नहीं। मेरे सारे सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत सब पर पानी फेर दिया आपने। मुझे छोड़ना है ना तो छोड़ दें, आपको मेरे मुस्तकबिल की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहन्नुम में जाए पढ़ाई, जहन्नुम में जाए डील, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं आपसे चीख चीख कर उसका गला बैठ चुका था, हलक में कांटे से उग चुके थे, कुछ और कहने की हिम्मत नहीं रही थी। रुखसार ने काटदार निगाह behज़ाद के संजीदा चेहरे पर डाली और बेदर्दी से अपने गाल रगड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और behज़ाद लब भींचे खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। ये क्या है, जब सबको इतना रोना ही होता है तो लड़कियों को किसी और के घर भेजते ही क्यों हैं? मियासा की रुखसती में सबको रोता देख नन्हे हमदान ने झंझलाकर साथ खड़ी छोटी सी नूर से कहा, भेजते थोड़ी हैं, मियासा बाजी तो अपनी मर्जी से जा रही हैं। कोई मर्जी के बगैर भेज ही नहीं सकता किसी और के घर। जो लड़की जाना चाहती है जाए और जो नहीं जाना चाहती वो नहीं जाए। नूर ने कंधे उचकाकर मासूमियत से जवाब दिया, कोई नहीं पागल, हर लड़की को जाना पड़ता है शादी करके लड़के के घर, जैसे मियासा बाजी जा रही हैं। तुम्हारी अम्मी भी तो तुम्हारी नानी के घर नहीं रहती बल्कि तुम्हारे अब्बू के घर रहती हैं, और मेरी अम्मी भी। तुमको भी जाना पड़ेगा, बल्कि मैं ले जाऊंगा तुम्हें अपने घर। सब अपने होंगे। मेरे अम्मी अब्बू तो फूफी फूफा भी हैं तुम्हारे, तुम तो सबको अच्छे से जानती हो। नूर बिदक कर हमदान के सामने आ खड़ी हुई। ओए, ये क्या बोल रहे हो बदतमीज़? बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। अगर किसी ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो खुद तो पिटोगे ही, साथ में मुझे भी पिटवाओगे। सब मेरा मजाक भी बनाएंगे कि तुमने ये सब मुझसे कहा। हमदान नूर की बिगड़ी शक्ल देखकर शरारत से हंसा। अब तो मैं सबको बताऊंगा ये बात, निवाल, जासिम, फातिमा, सबसे कह दूंगा। वो ये कहकर वहाँ से भागा। नूर भी रोनी सूरत लिए उसके पीछे भागी। रुक जाओ हमदान, तुम पिट जाओगे मुझसे। अगर तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बना तो कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। रुको हमदान। नूर उठ जाओ। नूर देखो तुम कब से सो रही हो। अरबिश ने नूर का बाजू हिलाया तो वह जैसे किसी ख्वाब से जागी और अपनी सूजी आंखों को बमुश्किल खोला। उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। चंद लम्हे खाली खाली नज़रों से अरबिश का चेहरा देखती रही, फिर ज़रा होश आया तो अपनी जगह पर उठकर बैठी। अरबिश भी उसके सिरहाने बैठ गई। तुम्हें तो इतना तेज़ बुखार हो रहा है। ओह, यूनिवर्सिटी जाने में भी देर हो गई। नूर आंखें मसलते हुए नकाहत से बोली। यूनिवर्सिटी जाने में देर? टाइम देखो, शाम के 7 बज रहे हैं। अरबिश की बात पर नूर ने हैरानी से दीवार पर लगी घड़ी को देखा। क्या मैं कल रात से अब तक सोती रही हूँ? जी, तुम सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए नहीं उठी तो मैं समझी कि शायद तुम्हें जाना ही ना हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारी नींद ख़राब नहीं की। लेकिन फिर दोपहर से शाम हो गई, तुम अपने कमरे से नहीं निकली और ना ही मेरी कॉल उठा रही थी, तो मजबूरन मुझे स्पेयर चाबी से तुम्हारे कमरे का लॉक खोलना पड़ा। मैं तो बहुत डर गई थी कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। खैर, तुम अब फ़ौरन उठो, मैं तुम्हारे इस्त्रीशुदा कपड़े निकाल देती हूँ। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ अरबिश, आप फजूल में टेंशन ले रही हैं। अरबिश ने डांटने के से अंदाज में कहा। कहाँ ठीक हो, बुखार में जल रही हो, आंखें सूजी पड़ी हैं और कह रही हो ठीक हो। उठो शाबाश, वो कहकर उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। नूर मजीद कुछ कहे बगैर अपनी जगह से उठी। सर कमज़ोरी से एकदम चकराया तो साइड टेबल को थाम लिया, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभालती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रोते रोते न जाने कब वो नींद में जा चुकी थी। behज़ाद ने बिना कोई आवाज़ के रुखसार के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। रुखसार अपनी आंखों पर बाजू रखे सो रही थी। वह दबे पांव रुखसार के बेड तक आया और उसके पहलू में बैठकर संजीदगी से उसके गालों पर जमे आंसुओं के निशान देखने लगा। चंद लम्हे उसका चेहरा देखते रहने के बाद behज़ाद ने नरमी से उसका बाजू उसकी आंखों से हटाया ही था कि रुखसार ने चौंक कर आंखें खोली और behज़ाद को खुद पर झुका देखकर आपे से बाहर हो गई। वो तेज़ी से behज़ाद को अपने वजूद से दूर हटाकर खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ी। दूर हट जाए मुझसे, आप मेरे कुछ नहीं लगते, समझे आप? मेरी बात तो सुनो, मैं मजाक कर रहा था। झूठे हैं आप, फरेबी हैं, लेकिन अब मैं नहीं आऊँगी आपकी बातों में। मैं सबको सब कुछ सच बता दूँगी। रुखसार की आंखों से एक बार फिर आंसू जारी हो गए। वो बिल्कुल बेकाबू होकर वहाँ से उठकर भागने की कोशिश कर रही थी। अब की बार behज़ाद की आवाज़ भी बुलंद हुई। लेटी रहो और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। उसने रुखसार को काबू करने के लिए उसके बाजू अपने हाथों से जकड़ रखे थे। मैं अब अपने आप को आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। यहाँ से चले जाएं, वरना क्या करोगी? पुलिस बुला लोगी? behज़ाद ने उसकी आंखों में झांक कर मज़े से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, रुखसार ने आंखें दिखाते हुए मजबूत लहजे में कहा। बहुत ख़तरनाक हो तुम तो यार।
अच्छा बुला लो पुलिस, लेकिन उनसे कहोगी क्या कि मेरा मासूम शौहर मेरे पास बैठा मुझसे सुलह करने की कोशिश कर रहा है। रुखसार कोई भी जवाब दिए बगैर खफगी से मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने सिर्फ मजाक में कहा था वल्ला, मैं सच में तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं, रुखसार ने उसे देखे बगैर रुंधी हुई आवाज़ में कहा। बहजाद ने एक गहरी सांस ली और रुखसार का चेहरा अपने सामने करके मुस्कुराती आंखों के साथ बोला, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी जुल्फ़ों, तुम्हारी आँखों, तुम्हारी बातों, तुम्हारी हर एक अदा का दीवाना हूँ, और ये कहूँ कि मैंने तुमसे शादी किसी के दबाव में आकर नहीं बल्कि ख़ुद तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजा था, और रिदा और अदनान हमारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो क्या तब भी तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगी? वो खामोश हो गई थी, एकदम चुप, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बहजाद की आंखों में देखकर हो जाती थी। बहजाद ने उसके बाजुओं से अपने हाथ हटा लिए। रुखसार अपनी जगह पर उठ बैठी, मगर चेहरे और आंखों में खफगी ही खफगी थी। बहजाद उसके करीब तर बैठकर धीमी मगर गंभीर आवाज़ में गोया हुआ, मैंने तकरीबन 4 साल पहले तुम्हें पहली बार तब देखा था जब हम लंदन से अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने आए थे, और शादी से फारिग होते ही सबसे पहले तुम्हारे घर आए थे। तुम स्कूल गई हुई थी और हाशिर तुम्हें गाड़ी में स्कूल से लेने जा रहा था, तो उसने मुझे भी अपने साथ चलने की दावत दी, जो मैंने मुरव्वत में कबूल कर ली। मेरा पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में यही इमेज बना हुआ था कि वो बाहर से आने वाले लड़कों को मुख्तलिफ बहानों से मुखातिब करती हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती हैं, अदाएँ दिखाती हैं और कुछ तो पक्की दोस्ती कर लेती हैं। और यकीन मानो शादी में मेरे साथ ऐसा हो भी रहा था कि जैसे मैं कहीं का सुल्तान हूँ। लेकिन उसने एक ठंडी सांस भरी, लेकिन तुम चालाक लड़की, तुमने खामोशी से ऐसा वार किया मुझ पर कि मैं एक सुल्तान से गुलाम हो गया। तुम बिल्कुल मेरी तवक्का के बरक्स निकली। संजीदा चेहरा, नीची निगाहें, सर पर ओढ़ी हुई इतनी बड़ी चादर, ऐसी हसीन सादगी मैंने पहली बार देखी थी। तुमने मुझसे बात तो दूर मेरी तरफ एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया, और मेरी नज़रें बार बार बैक व्यू मिरर पर पड़ती रहीं। शुक्र है कि उस वक्त मैंने चश्मा पहन रखा था, वरना हाशिर साहब मेरी आंखें ही निकाल लेते। बहजाद हल्का सा हंसा। मैं पता नहीं क्या तुम में क्या मैग्नेटिक पावर है कि मैं खुद ब खुद तुम्हारी जानिब खींचता चला गया। और बहजाद हुमायूं, जो खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता था, एक लड़की के आगे ढह गया। अपनी सारी अना को भुलाकर पहली बार मैंने एक लड़की यानी कि तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो तुम जैसी जालिम लड़की ने 2 मिनट में रिजेक्ट कर दी, और उसके बाद भी तुम खुद को मासूम समझती हो। रुखसार के गाल गुलाबी पड़ गए और नज़रों के साथ साथ सर भी झुक गया। मैंने दिल को समझाया कि यार, एक इकलौती लड़की थोड़ी है, ऐसी दुनिया में और भी होंगी, और मैं ऐसी लड़की की तलाश करने लगा, लेकिन हर बार नाकामी का सामना हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत जल्दबाज हो रहा हूँ। ना मेरी इतनी उम्र थी और ना तुम्हारी, तुम तो अभी 21 की हो, तो 4 साल पहले तो सिर्फ 16-17 साल की होंगी, है ना? रुखसार ने इस बात में सर हिलाया। मैंने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। फिर एक दिन तुम्हारा नाम मेरे कानों में पड़ा। मॉम डैड ड्राइंग रूम में बैठे तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी करने वाले थे और कोई लड़का भी पसंद कर चुके थे। उन दोनों की गुफ्तगू सुनते ही मेरा खून खौल गया। अरे, जिस लड़की के 3 साल तक ख्वाब मैं देखता रहा, उसे कोई और उड़ा कर ले जाने वाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कदम खुद ब खुद ड्राइंग रूम की जाने बढ़े और मैं मॉम डैड के सामने खड़ा होकर हुक्म देने के से अंदाज में बोला कि डैड, उबैद अंकल से कहिए कि रुखसार का निकाह किसी और के साथ करने की बजाय बहजाद से कर दें, क्योंकि मैं रुखसार नामी बला को पसंद करता हूँ। और एक शान बेनियाजी से उन दोनों को हैरत भरे सन्नाटे में छोड़कर ड्राइंग रूम से निकल आया। और वो रात मेरी आंखों में ही कट गई। बेचैनी और बेकरारी हद से ज़्यादा थी, जैसे इम्तिहान के बाद नतीजा आने वाला हो और इंतहाई ख़राब पेपर देने के बाद भी पास होने की उम्मीद हो। बहजाद ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, लेकिन हर मामले में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ कामों में जल्दी ना की जाए तो बहुत देर हो जाती है और पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अगर किसी से मोहब्बत हो तो उससे जायज़ रिश्ता कायम करने में देर नहीं करनी चाहिए। बेमकसद वक्त ज़ाया करने से हासिल भी ला हासिल हो जाता है, तो महबूब की तो फिर बात ही अलग होती है, क्योंकि महबूब जहाँ होता है वहाँ रकीबों का हजूम जमा होने में देर नहीं लगती। या यूँ कह लो कि महबूब के करीब खड़ा हर शख्स रकीब नज़र आता है, जैसे मेरे नज़दीक खड़ी अहली तुम्हें अपनी रकीब लग रही थी। बहजाद ने आखिरी जुमला एक शरीर सी मुस्कुराहट के साथ मुकम्मल किया। रुखसार लब भींचकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। खैर, अगले दिन मॉम मेरे कमरे में आई और संजीदगी से मेरे सामने बैठ गई।
उस वक्त मेरा दिल मामूल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था और मैं किसी बीमार शख्स की तरह उन्हें ऐसी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था कि अल्लाह के वास्ते मेरी उम्मीद के फड़फड़ाते दिए को बुझाकर मुझे भरी जवानी में हार्ट पेशेंट ना बना देना। उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे ये कन्फर्म किया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। फिर मेरे हाथ थाम कर बोलें कि उबैद अंकल सिर्फ बेटी का निकाह ही नहीं बल्कि साथ ही साथ उसे रुखसत भी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया कि बीवी को पाकिस्तान से साथ ही लेकर आऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हें अपनी शादी के बारे में पता ही नहीं है। तुम्हारी शादी का फ़ैसला तुमसे पूछे या तुम्हें बताए बगैर किया गया है। मॉम ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा निकाह रुखसार से करवा तो देंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी या नहीं। क्या पता वो किसी और से मोहब्बत करती हो या वो शादी निभाने के लिए तैयार ना हो। उसकी ख्वाहिश कुछ और चीज़ हासिल करने की हो और तुम उससे उसके सारे ख्वाब छीन लो और ख़ुद को जबरन उस पर मुसल्लत कर दो। मॉम ने सीधे सीधे मुझसे ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम जिससे जैसी मोहब्बत करो बदले में वो भी तुमको वैसे ही चाहे। मोहब्बत मांगी नहीं जाती बल्कि मोहब्बत कमानी पड़ती है, मेहनत से, सब्र से, बर्दाश्त से। जिससे मोहब्बत हो ना या जिससे तुम्हारा निकाह हो तो सबसे पहले उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी रूह से मोहब्बत करना सीखना चाहिए। ज़बरदस्ती रिश्तों को घसीटने के बजाय उन्हें इस महारत से निभाना चाहिए कि कोई खुद को मुकम्मल आज़ाद पाकर भी इस रिश्ते की कैद को कभी भूले से भी तोड़ने की कोशिश ना करे। अगर चाहते हो किसी पे हुक्मरानी करना तो उसके दिल पे करो, उसकी रूह को चाहो, क्योंकि जिस्म को चाहने वाले शक्लो सूरत पर मरने वाले तो गली के हर नुक्कड़ पर मिलते हैं, जो राह चलते हर हसीन शख्स को देखकर आहें भरते हैं, मगर वो लोग बहुत ख़ास होते हैं जो किसी को रूह से चाहते हैं और ऐसी चाल चलते हैं कि महबूब खुद चलकर बाखुशी अपना आप उसके हवाले कर देता है। मॉम मुझे समझाकर सोचने का मौका दे गई। अब ये मेरे हाथ में था कि मैं किस तरह अपनी बीवी का दिल जीतूं, उसे किस तरह अपनी मोहब्बत में मुब्तिला करूं और किस तरह उससे ये जानने की कोशिश करूं कि कहीं वो किसी और को दिल तो नहीं दे बैठी। खैर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगर मैं तुमसे फ़ौरन निकाह ना करता तो कोई और कर लेता और ऐसा मैं होता देख नहीं सकता था। तो मैंने पहली फ़ुर्सत में तुमसे निकाह किया और मैंने पहले दिन भी सिर्फ एक हल्का फुल्का सा मजाक किया था, जिस तरह ड्रामों में होता है ना कि अकड़ू शौहर अपनी बीवी को अपनाने से इनकार कर देता है वगैरह वगैरह। और उस वक्त तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बहुत हंसा और काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि तुम आओगी, मेरे कदमों में गिर जाओगी, मेरे सामने रो रो कर ये कहोगी कि अल्लाह का वास्ता मुझे अपना लें, और फिर मैं उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से कहे लगाऊंगा और तुम्हें गले से लगा लूँगा। मगर तुम कमरे में आई भी तो डील करने, वाह, और तुम्हें मेरा दिल टूटने की आवाज़ तक नहीं आई। बहज़ाद अपनी ही बात से लुत्फ़ अंदोज़ होकर ज़ोर से हंसा और रुखसार की गालों की सुर्खी में मज़ीद इजाफा हो गया। तुम्हारे रद्द-ए-अमल के बाद मैंने इस झूठ-मूठ के गेम को जारी रखने का सोचा। ये तमाम बातें मैंने अदनान और रिदा, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हें भी बताईं और उसके बाद रिदा तुम्हारे सर पे सवार हो गई, मतलब कि तुम्हारी दोस्त बन गई। हमने कुछ प्लान नहीं किया था, रिदा अपनी ही तरफ से ऐसी बातें करती थी जिससे वो जान सके कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम उसे मेरे बारे में बताती हो या नहीं, लेकिन तुमने उसे हमारे रिश्ते की भिनक भी नहीं पड़ने दी। मॉम के आगे भी तुम मुझे डिफेंड करती रही, हमारे दरमियान कुछ ना था, फिर भी तुम मुझसे वफा करती रही, मशरक़ की लड़की जो ठहरी। मैं भी तुमसे पूछता रहा कि तुम मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, मतलब ये कि तुम मेरी मोहब्बत में मुब्तिला हो गई हो या नहीं। यहाँ तक कि मैं तुम्हें हॉरर मूवी तक दिखाई ये सोचकर कि तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आओगी और मुझसे ये कहोगी कि तुम्हें अकेले सोने में डर लग रहा है। लेकिन तुम्हारी अना ऐसी कि रात जाग कर गुजार दी मगर मेरे पास नहीं आई। आज मैं वाकई में तुमसे हार मानने वाला था, तुम्हारे आगे घुटने टेकने वाला था, मगर ये क्लब वाला प्लान मैंने नहीं बनाया। मैं तो जल्दी ही वहाँ से निकलकर तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन तुम्हें वहाँ देखकर और तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करते उस लड़के को देखकर मेरा दिमाग घूम गया और उसको मैंने इतनी ज़ोर का मुक्का दे मारा। उसको ज़रूर तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने पर रिदा ने पैसे दिए होंगे। उस रिदा की बच्ची को तो नहीं छोड़ूंगा। बस अब रुखसार की भी बर्दाश्त की हद थी। वो एकदम बुलंद आवाज़ में इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि लम्हा भर को बहज़ाद ने भी उसे हैरानी से देखा। वो दीवानों की तरह हंसती चली गई। बहज़ाद को भी उसकी हंसी से हंसी आने लगी। क्यों हंस रही हो? आप इतना बोलते भी हैं और इतना अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप मुझसे कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जब मैंने आपसे मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं था तो फिर भी आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मैं ये जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूँ, लेकिन मुंह से ये बात कहने में तुम्हारी अना जो दरमियान आ रही थी। मैंने जब पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो वो बिल्कुल ठंडा था, बर्फ़ की तरह, हर जज्बे से खाली। लेकिन आज शाम जब तुम्हारा हाथ थामा तो तुम्हारे हाथ में इतनी हिद्दत थी जैसे मैंने सिर्फ तुम्हारे हाथ को नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को भी छुआ हो।
फिर मुस्कुराकर सर झटका। मेरे मजाक हमेशा मुझे डबोते हैं, लेकिन आज के मजाक में तो मरते मरते बचा हूँ। तुम्हारी आंखों में ऐसा खून उतरा हुआ था कि ऐन मुमकिन था कि तुम मेरे सर पे कॉफ़ी का मग ही मार देती। लेकिन चलो, जज्बात में आकर तुमने मोहब्बत का इजहार तो किया। रुखसार इस बात पर हल्का सा हंसी। सो मिसेस behzad, क्या आप मेरी बेगम बन के इस घर पर मुझ पर और हमारे बच्चों पर हुक्मरानी करना पसंद करेंगी? लेकिन इससे पहले आपको मुझसे चंद वादे करने होंगे। मंजूर है? रुखसार ने गर्दन अकड़ाकर अपना दायां हाथ आगे किया। behzad ने एक ठंडी आह भरी और मुस्कुराकर रुखसार के हाथ पर अपना दायां हाथ रखा। मंजूर है। आज के बाद आप मेरे साथ ऐसे बुरे मजाक नहीं करेंगे। मेरी तौबा, बिल्कुल भी नहीं। behzad ने अपने कानों को हाथ लगाया। रुखसार ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। दूसरा ये कि जैसे आपको मेरा क्लब आना बुरा लगा था, वैसे ही मुझे भी आपका वहाँ जाना मंजूर नहीं। नहीं जाऊँगा, behzad ने बिना किसी तवक्कुफ़ के कहा। और तीसरा ये कि आप कभी भी किसी हाल में भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने तीसरे वादे पर चंद लम्हे खामोशी से रुखसार का चेहरा देखा और अपना हाथ खींच लिया। रुखसार की सांस थम सी गई। behzad ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक खूबसूरत डायमंड पेंडेंट निकाला। रुखसार, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, संजीदगी से कहता हुआ रुखसार की जानिब झुका और उसकी गर्दन में वो पेंडेंट पहना दिया। रुखसार हनूज सांस रोके बैठी थी। फिर अपना मुंह उसके कान के करीब करके धीमे लहजे में बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अपने मरने के बाद। एंड हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी माई लव। रुखसार की आंखों में एकदम से नमी आ गई। उसने मजीद कुछ कहे बगैर behzad के कंधे पर सर रख लिया और behzad ने भी कुछ कहे सुने बगैर रुखसार को अपनी बाहों में समेट लिया। यार, कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। सारे गिले शिकवे दम तोड़ गए थे और उनके बीच रह गई थी तो फ़कत मोहब्बत। रुखसार के पास कहने को अब कुछ नहीं था। अब वो सिर्फ सुन रही थी behzad के दिल की धक धक।